गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी से जुड़ गया हूं। आशा करता हूं आप सभी वेक्टर एनालिसिस के लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को आप देख लिए होंगे और उसकी अध्ययन आप कर लिए होंगे। लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी से एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले तो हम लोग यह जान लें कि एडिशन जो है क्या आइडेंटिकल वेक्टर्स का ही होगा या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का भी होगा। तो आपने जो पहला चैप्टर है यूनिक डायमेंशन मेजरमेंट इन फिजिक्स, उसमें आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डायमेंशन ये बताता है कि फिजिक्स में हम सभी केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम सभी को याद रखना है वो ये कि जब भी हम लोग एडिशन में आएंगे तो आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम सभी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड करोगे, वेलोसिटी को आप वेलोसिटी के साथ ऐड करोगे, फोर्स को आप फोर्स के साथ ऐड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐड करोगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी से ऐड करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। वेलोसिटी को आप मोमेंटम के साथ ऐड नहीं कर सकते हो, मोमेंटम को आप फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्योंकि यह बहुत बड़ा लॉ है कि केवल आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज को ही जोड़े और घटाए जाते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली आइडेंटिकल वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी केवल आइडेंटिकल वेक्टर क्वांटिटीज को ही हम सभी ऐड करेंगे। फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे, या सब्जेक्ट भी तो उसका जस्ट एडिशन का ही दूसरा पहलू है। इसीलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप बिल्कुल ब्रेन में सेट कर लीजिए। उसके बाद आता है कि वेक्टर्स क्वांटिटी को आखिर ऐड कैसे किया जाएगा। बिल्कुल ये तो प्रश्न आ ही रहा है हम लोगों के सामने। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उन सभी को हम सभी सिंपल अलजेब्रिक मेथड से नहीं जोड़ते हैं, और अगर सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि किसी स्पेशल कंडीशन में रिजल्ट आपका सही आ जाए, लेकिन रिजल्ट सही आना तो सही प्रोसेस नहीं होता है, तो सिर्फ रिजल्ट लाना तो प्रोसेस नहीं होता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि दो या दो से अधिक वेक्टर क्वांटिटीज को सर्टेन रूल्स के अनुसार से जोड़ा और घटाया जाता है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सभी याद रखेंगे वो ये, टू मोर देन टू वेक्टर्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल्स व्हिच आर नोन एज रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो जिन डिफिनिट रूल्स के द्वारा वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है उसे रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। अब ये रूल्स ऑफ वेक्टर्स हैं क्या? तो यहाँ पर 3 तरह के रूल आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, हालांकि चौथा भी मैं बताऊंगा बाद में आगे चल करके। जब मैं आपको कंपोनेंट और रेजोल्यूशन की जानकारी दूंगा तब मैं आपको एक और प्रोसेस बताऊंगा और वो होगा एडिशन बाय रेजोल्यूशन। लेकिन अभी मैं एडिशन बाय रेजोल्यूशन के जिक्र नहीं करने जा रहा हूं, तभी मैं आपसे बता रहा हूं कि रूल्स ऑफ एडिशन वेक्टर्स आर जो एडिशन के रूल्स हैं। तो सबसे पहला आप देखें
ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज को एक ट्रायंगल रूल के अनुसार से ऐड किया जाता है और वह ट्रायंगल रूल कहलाता है। आप यह बात बिल्कुल गांठ बांध लें कि ये जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन वेक्टर्स है, यह केवल दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल दो से ज्यादा नहीं। ट्रायंगल रूल का प्रयोग दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ट्रायंगल रूल पहला, और जो दूसरा है वह है पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ये जो पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, इसका भी प्रयोग केवल दो वेक्टर क्वांटिटीज को ही ऐड करने में किया जाता है। तो ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल का प्रयोग केवल दो वेक्टर क्वांटिटीज को ही ऐड करने के लिए किया जाता है, यह पैरेललोग्राम रूल। और जो तीसरा रूल है वह है पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन रूल। और पॉलीगन रूल का प्रयोग आप दो से अधिक वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करने के लिए करते हो। तो जब भी हमें केवल दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो या तो हम सभी ट्रायंगल रूल का पालन करेंगे या नहीं तो पैरेललोग्राम लॉ का पालन करेंगे। लेकिन यदि एक साथ दो से अधिक वेक्टर्स को जोड़ना होगा तो हम सभी पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को यूज करेंगे। और अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ट्रायंगल रूल है क्या, आखिर ये पैरेललोग्राम रूल है क्या, आखिर ये पॉलीगन रूल है क्या। तो आइए मैं आपको एक एक करके इसे स्पष्ट करता हूं कि आखिर ये ट्रायंगल रूल क्या है, पैरेललोग्राम रूल क्या है और फिर पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पहले आप इसे समझो कि ये ट्रायंगल रूल है क्या। मान लो कि ये एक ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं और अगर आप नामकरण कर लेते हो ए बी सी, मान लो आप ए बी सी कर लेते हो, तो इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं ए बी सी सी ए। अगर मैं ए बी सी सी ए कहता हूं तो ये तीनों साइड्स जो हैं सेम ऑर्डर में कहलाते हैं। ध्यान से आप इसे समझेंगे, ए बी सी सी ए। अगर मैं इसे बोलता हूं तो ये तीनों साइड सेम ही ऑर्डर में कहलाते हैं। अब आप देखें कि अगर मैं यह बोलूं कि ए बी ए सी, तो ये अपोजिट ऑर्डर के साइड्स हैं। ये देखिए ए बी और फिर ये ए सी, ये अपोजिट ऑर्डर के साइड्स हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि सेम ऑर्डर क्या है और अपोजिट ऑर्डर क्या है। अब आइए, अब मैं ट्रायंगल रूल की बात करता हूं। रूल बताता है कि जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स सेम ऑर्डर में दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स सेम ऑर्डर में दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप मान लो कि ये जो ए बी है ये वेक्टर पी क्यू बता रहा है और ये जो बी सी साइड है ये बता रहा है वेक्टर क्यू को। तो फिर ये जो तीसरा साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में, तो दो साइड सेम ऑर्डर में और तीसरा साइड जो अपोजिट ऑर्डर में, तो ए बी बी सी आप ऑर्डर देख रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऑर्डर में, और फिर ए सी ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। तो ये जो क्लॉकवाइज ऑर्डर में मैं आ जाऊं और यदि यह वेक्टर आर हो जाए तो निश्चित रूप से ये जो वेक्टर आर है ये रिजल्टेंट सम होगा वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का। फिर से आप समझे बेहतर रहेगा। रूल बताता है कि जब दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल के सेम ऑर्डर में टू साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे देखिए ए बी फिर बी सी, ये जो ऑर्डर है आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है।
एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है, ये इस ऑर्डर में जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये इस ऑर्डर में जा रहा है, ये इस ऑर्डर में जा रहा है। तो फिर रूल बता रहा है कि जो तीसरा साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में, वो दोनों का वेक्टर सम होगा। तो ये देखिए, अगर इसकी ऑर्डर ये है, ये दोनों साइड इस ऑर्डर में, तो तीसरा साइड ये इस ऑर्डर में आ गया, यानी ये अपोजिट। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है, अपोजिट ऑर्डर में आ गया। तो निश्चित रूप से ये जो वेक्टर R होगा यहां पर, ये वेक्टर सम होगा वेक्टर P और वेक्टर Q का। अब इसे आप इस तरह भी समझ सकते हो, या तो आप R P Q के फॉर्म में समझो, या आप इसे इस तरह भी समझ सकते हो कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC तो इक्वल वेक्टर AC। ये देखिए AB BC और अपोजिट ऑर्डर हो गया AC। अब आप एक और तरीके से समझ सकते हो, AB प्लस BC तो ये रहा AC, ये देखिए AC आप यहां से भी समझ सकते हो। तो रूल बिल्कुल क्लियर है, ट्रायंगल रूल, यानी जब दो वेक्टर्स को एक ट्रायंगल के एक ही ऑर्डर में दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उस ट्रायंगल का तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में दोनों ही का वेक्टर सम होता है, रिजल्टेंट वेक्टर सम हो जाता है। तो इसे लैंग्वेज में किस प्रकार लिखा जाएगा, बड़ी आराम से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप कह सकते हो कि when two vectors are represented by two sides of a triangle in same order, then the third side of the triangle in opposite order represents, यहाँ पर छुड़ा हुआ है आप लगा लेंगे, represents the resultant vector sum both in magnitude and direction। अब इसे क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करना और भी बेहतर होगा। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाना चाहता हूं, जिसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैं क्वेश्चन यहां आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि इन द डायग्राम गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना। ये रहा डायग्राम। ये रहा फोर्स 1, ये रहा फोर्स 2 और ये रहा फोर्स 3। और अब आपको मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए जो है ये कह रहा है कि फोर्स F3 इक्वल फोर्स F1 प्लस फोर्स F2, ये पहला ऑप्शन। फिर ये दूसरा ऑप्शन आप देखें, फोर्स 2 इक्वल फोर्स 3 प्लस फोर्स 1। ये तीसरा देखें, फोर्स 1 इक्वल फोर्स 2 प्लस फोर्स 3। और ये चौथा ऑप्शन आप देखें, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 प्लस फोर्स 3 इक्वल 0 वेक्टर। एक्चुअली ये 0 वेक्टर, आप इसे 0 मत समझिएगा, 0 वेक्टर होगा, 0 वेक्टर है वो नहीं हो, 0 वेक्टर। अब आप ये सोचो कि इसमें से कौन सा सही है। अब थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। बिल्कुल इस डायग्राम को यदि आप देखोगे तो इस डायग्राम में आपको ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये जो फोर्स 2 है और ये जो फोर्स 3 है, डेट मीन F2 प्लस F3, ये दोनों सेम ऑर्डर में आप देख सकते हैं, ये दोनों सेम ऑर्डर में।
और ये जो F1 है ये उसके अपोजिट ऑर्डर में, ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये उसके अपोजिट ऑर्डर में, तो निश्चित रूप से आप कह ही सकते हो कि F1 इक्वल F2 प्लस F3, क्योंकि इस दोनों का जो वेक्टर सम होगा वह इसके बिल्कुल इक्वल होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा, यहाँ पर आंसर सी आपका बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप लिख लें तो बेहतर होगा, और फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन से अवगत कराता हूं। और भी क्वेश्चन देखें आप, इससे आपको फायदा मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम गिवन बिलो टू चूज द करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर जो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के आधार पर करेक्ट रिलेशन को चुनना है, कौन सा रिलेशन सही है। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है और इसमें से आपको चुनना है कौन सा सही है। मैं थोड़ा सा वक्त भी आपको देता हूं, आप पहले खुद से चुन करके देखो तो कौन सा रिलेशन सही है, फिर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बेहतर होगा। आपने डायग्राम को देखा, आइए अब मैं इसे डील करता हूं, मैं आपको स्पष्ट करता हूं। यहां पर इस डायग्राम को यदि आप गौर से देखोगे तो इस डायग्राम में देखो कि 2 वेक्टर्स जो कि ट्रायंगल के 2 साइड्स एक ही ऑर्डर में हैं। तो ट्रायंगल के कौन से 2 साइड्स हैं जो 2 वेक्टर को एक ही ऑर्डर में बता रहे हैं। तो आप देखें ये जो V2 है और ये जो V3 है, ये दोनों सेम ऑर्डर में, आप देख लीजिए ये दोनों क्लॉकवाइज के ऑर्डर में। और ये जो तीसरा साइड है, ये जो वेक्टर V1 है उसके अपोजिट ऑर्डर में ये। तो बिल्कुल आप यहां पर कह सकते हो कि वेक्टर V2 प्लस वेक्टर V3 इक्वल वेक्टर V1। बिल्कुल बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हो कि V2 प्लस V3 वेक्टर V3 इक्वल वेक्टर V1। तो आप देखें तो क्या आपको ऑप्शन में दिया हुआ? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन तो है नहीं, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखें, अगर V2 प्लस V3 इक्वल V1 आ रहा है, ऐसा है, तो आप यह गौर से देखो कि यदि मैं V3 को निकाल लूं, इसके आधार पर अगर वेक्टर V3 को आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा V3, ये V2 को आप दूसरे साइड ले जाओगे तो ये लिखाएगा V1 माइनस V2। बिल्कुल सर। तो वेक्टर V3 इक्वल V1 माइनस V2, यह रिलेशन इसी का तो भाग है। इस दोनों में अंतर है कहां? सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। तो आप अक्सर सोचते हो, जैसे कि अलजेब्रा में आप कहते हो कि 5 प्लस 3 इक्वल 8, तो क्या आप 8 माइनस 3 इक्वल 5 नहीं कहोगे जैसे आप यहाँ कहते हो? तो बिल्कुल उसी तरीके से है, अगर वेक्टर V2 प्लस वेक्टर V3 इक्वल वेक्टर V1 हो रहा है, तो वेक्टर V3 इक्वल वेक्टर V1 माइनस वेक्टर V2 होगा। और आप देखें ये तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस दोनों में ज्यादा फर्क है कहां? बिल्कुल फर्क नहीं। जैसे 5 प्लस 3 इक्वल 8 होता है, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 ही तो होगा। तो दोनों तो मात्र डायरेक्शन का फर्क होता है, डायरेक्शन का फर्क होता है, इससे ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप यहां पर समझे होंगे इसके सॉल्यूशन को। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डील करना चाहता हूं। आप देखें, करेंगे इन द फिगर गिवन बिलो टू चूज द करेक्ट रिलेशन। और मैं यहां भी थोड़ा सा जरूर रुकूंगा, मैं आपको मौका दूंगा कि आप पहले सोचोगे इसमें सही आंसर है क्या, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो ज्यादा फायदा मिलेगा। आप सोचो जरा। आप सोचो तो
क्या ए सही है, क्या बी सही है, क्या सी सही है, क्या डी सही है? आपने सोचा होगा, कुछ न कुछ आंसर आपके मन में आ रहा होगा। और अब मैं आपको डील करता हूं कि यहां पर क्या होगा एक्चुअली। यहां अगर आप इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो फोर्स 1, फोर्स 2 और फोर्स 3, ये तीनों तो एक्चुअली एक ही ऑर्डर में है। आप देख लीजिए, फोर्स 1 ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो तीनों एक ही ऑर्डर में एक्चुअली। तो फिर रिजल्ट कैसे निकालें? आराम से निकलेगा, आप चिंता मत करो। अगर आप कठिनाई में फंस जाते हो तो फिर आप ट्रायंगल रूल को याद करो, ट्रायंगल में चले आओ, आसान से प्रोसेस में चले आओ। ये देखो, मैं यहाँ आपको क्या बताता हूँ। आप करो क्या, ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा। आप ए बी सी कर लो, और अगर आप ट्रायंगल रूल को अप्लाई करते हो तो आप कहोगे कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल वेक्टर ए सी। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगा, यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल वेक्टर ए सी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब आप सेट करो, ए बी जो है, ए बी वेक्टर ए बी, ये किसे बता रहा है? आप जरा गौर से देखिए, ये जो फोर्स नंबर 3 है, यह बी से ए की ओर है, बी से ए की डायरेक्शन में है, और आप करो कि ए से बी, यानी उल्टा डायरेक्शन में। तो ये जो वेक्टर ए बी है, इसके प्लेस पर आपको लिखना पड़ेगा फोर्स नंबर 3, लेकिन माइनस साइन में, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में। अब आप वेक्टर बीसी को देखो, बीसी बीसी, और ये जो F2 है यह BC के उल्टा है। देखिए B से C और ये तो C से B है, तो निश्चित रूप से यहां भी आपको लिखना पड़ेगा माइनस F2। अब इक्वल आ गया, और फिर आप देखें कि AC वेक्टर AC, तो वेक्टर AC जो है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स नंबर 1 है, ये जो AC है ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स नंबर 1 है, यानी F1 है। तो आप तो यहाँ कहोगे कि फोर्स नंबर 1 F1। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, और आप चुन भी लिए होगे, बिल्कुल आपने रिजल्ट सही चुना होगा। क्योंकि अब इसके आधार पर आप आराम से कह सकते हो, ये देखिए फोर्स नंबर 1 F1, अगर इस F2 को आप साइड चेंज करोगे तो प्लस F2 हो जाएगा, और फिर ये B माइनस उस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, तो फोर्स 3 एंड इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओहो, आप ऐसा तो नहीं कि इसे वेक्टर ओ समझ लो, ये वेक्टर ओ नहीं, ये 0 वेक्टर एक्चुअली, क्योंकि सभी को जोड़ने के बाद 0 वेक्टर रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो 0 वेक्टर होता है वह दो या दो से अधिक वेक्टर्स का रिजल्टेंट सम, रिजल्टेंट डिफरेंस या प्रोडक्ट हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर आपको 0 वेक्टर मिल रहा है। तो साधारणतः सभी इसे 0 लिख दिया करते हैं, मैंने इसे 0 वेक्टर लिखा है क्योंकि वेक्टर को जोड़ने के बाद रिजल्ट भी तो वेक्टर होगा ना, इसलिए 0 वेक्टर। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि ये 0 वेक्टर है, ये क्या है 0 वेक्टर। तो ये हो गया आपका 0 वेक्टर। तो आपको समझ में आया होगा। आप बिल्कुल नहीं घबराइए, जब भी आपको ट्रायंगल लॉ को यूज करना होगा तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आप अपने मर्जी से कुछ भी चुन लो, रिजल्ट वही आएगा। चलिए मैं आपको उल्टा चुन करके भी दिखाता हूँ, रिजल्ट बिल्कुल यही आने वाला। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी और मदद करता हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइए। ये देखिए आप, मैं इसे उल्टी डायरेक्शन से भी आपको रिजल्ट वही लाने वाला हूँ। देखिए एक स्टूडेंट अगर चाहे तो यह भी लिख सकता है कि वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB इक्वल वेक्टर AB, बिल्कुल लिख सकता है, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल रूल ही है। बिल्कुल ये भी ट्रायंगल रूल ही है। AC प्लस CB इक्वल AB, देखिए AB, AC प्लस CB इक्वल AB, ये अपोजिट ऑर्डर में। अब आप सभी वेक्टर को इस पर सेट करो, देखो रिजल्ट फिर वही आने वाला। AC से C का जो डायरेक्शन वही फोर्स नंबर 1 का डायरेक्शन है, तो ये तो लिखाएगा F1। फिर CB
सी बी, यानी कि सी से बी का जो डायरेक्शन है वो नंबर फोर्स नंबर 2 सेम डायरेक्शन में, तो आप लिखोगे फोर्स नंबर 2 F2 इक्वल। अब आप देखिए ए बी ए से बी का जो डायरेक्शन है F3 जो उसके उल्टा है, इसलिए ए बी के प्लेस पर आपको लिखना पड़ेगा -F3, क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हो। और फिर रिजल्ट देखिए सर, फिर वही आ गया क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3। एक्चुअली यहाँ पर तीनों फोर्स को जोड़ेंगे फिर आपको जीरो वेक्टर ही मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप जिस ओर से जिस डायरेक्शन से चलना चाहते हो बिल्कुल चलो, रिजल्ट वही मिलेगा, अंत में रिजल्ट से आपको मिलने वाला। तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं चाहे ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी लिख दूं या ए सी प्लस सी बी इक्वल ए बी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो सेम आएगा। तो यहां मैंने आपसे बात की ट्रायंगल रूल की बात की कि ट्रायंगल रूल है क्या, और अगर ट्रायंगल रूल को रटना है तो रटने से काम नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको ट्रायंगल रूल को स्पष्ट किया है कि ट्रायंगल रूल एक्चुअली है क्या। आगे जो भी कठिनाई होगी मैं उसे भी दूर करूंगा। और अब मैं आपसे पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस करना चाहता हूं। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को देखें आप। पहले मैं इसे समझा देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम सभी क्या लिखेंगे। जैसे मान लो कि ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है, तो आप सभी जानते हो कि इस पैरेललोग्राम के जो साइड ए बी और ए डी साइड है इन्हें एडजेसेंट साइड्स कहा जाता है। ए बी और ए डी जो है ये एडजेसेंट साइड्स हैं। उसी तरह से ये जो ए बी और बी सी है ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं एक्चुअली। तो आप यहां पर गौर से देखो, यदि ऐसा हो कि दो वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा हम सभी रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर P है, वेक्टर P को साइड AB के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसका जो एडजेसेंट साइड है AD, इसे वेक्टर इसके द्वारा वेक्टर Q को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि जब एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि साइड AB और साइड AB है, तब पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो कि दोनों वेक्टर्स की कोइंसाइडिंग टेल से पास करता है, कोइंसाइडिंग टेल से पास करता, मैं कह रहा हूं टेल, जिसे कि इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो आप यहां देखें कि ये जो वेक्टर P है इसका टेल यहां है, और ये जो वेक्टर Q है इसका भी टेल यहां है, यानी ये वाला डायगोनल। तो ये वाला जो डायगोनल होगा जो कि कोइंसाइडिंग टेल से पास कर रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि यह वेक्टर R हो जाए, ये जो डायगोनल है ये वेक्टर R को बताता हो, तो अब आप देखें ये जो पैरेललोग्राम रूल है उसके अनुसार से ये जो वेक्टर R है ये इक्वल हो जाएगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q हो जाएगा, क्योंकि रूल बता रहा है कि जब दो वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा हुआ है, तो पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो कि दोनों की कोइंसाइडिंग टेल से पास करता है वह दोनों की रिजल्टेंट वेक्टर सम होता है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा गलतफहमी हो जाता है, वो यह सोचता है कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो बड़ा वाला डायगोनल होगा। नहीं, ऐसा नहीं। चलिए मैं इसे भी स्पष्ट करता हूँ। आप हमेशा यह ख्याल रखें, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अगर आप इस वेक्टर A और वेक्टर B को आप ऐड कर रहे हो और अगर आप पैरेललोग्राम रूल को यूज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये जो इसे आप एडजेसेंट साइड बनाओगे,
ये जो वेक्टर है इसे एक एडजेसेंट साइड, इस वेक्टर को दूसरा एडजेसेंट साइड, और दोनों एडजेसेंट साइड के द्वारा आप बनाओगे एक पैरेललोग्राम बनाओगे। ये पैरेललोग्राम आपने तैयार कर लिया। अब ये पैरेललोग्राम तैयार हो चुका है, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा? वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी कौन सा डायगोनल होगा? क्या ये लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा या ये शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा? ना 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 ना, इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि लॉन्गेस्ट डायगोनल या शॉर्टेस्ट डायगोनल, इसमें नहीं पढ़ना है। मुझे यह याद रखना है कि वह डायगोनल जो कि दोनों वेक्टर के कोइंसाइडिंग टेल से पास करता है वही रिजल्टेंट वेक्टर सम को बताता है, चाहे वह डायगोनल छोटा हो या वह डायगोनल बड़ा हो, ये याद रखें। तो ये देखिए वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट, वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट, डेफिनेटली ये जो डायगोनल होगा यही रिजल्टेंट सम होगा। और अगर यह वेक्टर सी है तो इस डायग्राम में वेक्टर सी इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। तो फिर आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा बड़ा डायगोनल है कौन सा छोटा डायगोनल है, आपको ये देखना है कि कौन सा डायगोनल दोनों वेक्टर की कोइंसाइडिंग टेल से पास करता है, ये महत्व रखता है। अब आपको एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक और एग्जांपल से मैं इसे क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर L है, ये वेक्टर M है, ये वेक्टर M है, और मुझे वेक्टर L और वेक्टर M का रिजल्टेंट सम निकालना, रिजल्टेंट वेक्टर सम निकालना। तो मैं क्या करूं? मैं यह करूंगा कि दोनों को एडजेसेंट साइड मान लूंगा और इस एडजेसेंट साइड को लेकर के एक पैरेललोग्राम मैं तैयार करूंगा। अगर ऐसा मैं करता हूं तो आप देखिए पैरेललोग्राम बनेगा क्या, कौन सा? ये पैरेललोग्राम आपको तैयार करना है। अब इस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो कि दोनों कोइंसाइडिंग टेल से पास करेगा वही रिजल्टेंट वेक्टर सम होगा। तो ये देखिए सर, वेक्टर L का इनिशियल पॉइंट, वेक्टर M का इनिशियल पॉइंट, और ये रहा कोइंसाइडिंग टेल से पास करने वाला डायगोनल। तो यदि यह वेक्टर n हो जाए, यह डायगोनल वेक्टर n हो जाए, तो आप पैरेललोग्राम रूल के अनुसार से कहोगे कि वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर m प्लस वेक्टर L या वेक्टर L प्लस वेक्टर L। ये रहा पैरेललोग्राम लॉ, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ को आप कैसे डिफाइन करोगे वो अब आप देख लो, बिल्कुल आराम से डिफाइन कर सकते हो। When two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then a diagonal passing through coinciding tail represents, यहाँ पे s छूटा हुआ आप s लगा लोगे, represents the resultant vector sum both in magnitude and डायरेक्शन। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप लिख लोगे तो बेहतर होगा आपके लिए। और फिर यहां पर अब मैं आपको ये जो पैरेललोग्राम लॉ है इससे और भी जो खास बातें, खास जानकारी प्राप्त होता है उसे मैं आपसे डिस्कस करता हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे लिख लो तो बेहतर होगा। आप देख सकते हो यहां एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। आप मान लो कि ये जो साइड है ये साइड वेक्टर P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एडजेसेंट साइड है ये वेक्टर Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर ये जो डायगोनल है जो कि दोनों वेक्टर के कोइंसाइडिंग टेल से पास कर रहा है ये वेक्टर R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार से आप ये कहते हो, आप यहां कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार से आप यहां ये कह रहे हो कि वेक्टर R इक्वल वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। और अब मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो पैरेललोग्राम लॉ है यहां ट्रायंगल लॉ ऑटोमेटिक फॉलो हो रहा है। आप गौर से देखना, अगर ये जो साइड आप देख पा रहे हो, ये जो आप साइड देख रहे हो, यह साइड उसके बिल्कुल इक्वल और पैरेलल, तो अगर यह वेक्टर Q है तो ये भी वेक्टर Q ही होगा, क्योंकि मैंने आपको यह समझाया है
कि एक वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करने पर वह चेंज नहीं करता है। तो अगर यह वेक्टर q है तो ये साइड भी तो वेक्टर q ही होगा। अब आप ये देखो कि अगर यह साइड जो है ये वेक्टर p को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर ये साइड भी तो वेक्टर p को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये भी क्लियर? अब जरा आप ट्रायंगल लॉ को यूज करो। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ a b c और d मैं आपको मान देता हूं। अब आप देखिए मैं इसे दो भाग में बांट देता हूं और मैं कह रहा हूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स को सेम ऑर्डर में लिया जाए तो तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में उसका वेक्टर सम होता है। तो ये देखिए इस ट्रायंगल में ये जो वेक्टर p है प्लस वेक्टर q है और ये रहा वेक्टर r। तो आप यहां पर कह सकते हो कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल वेक्टर r। बिल्कुल वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल वेक्टर। और अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ADC, ये जो ADC है, ADC, इस ट्रायंगल से अगर आप चलते हो, इस ट्रायंगल में अगर आप आगे बढ़ोगे तो इस ट्रायंगल में आप क्या कहोगे? इस ट्रायंगल में आप देखें कि जो टू साइड्स इन सेम ऑर्डर, वेक्टर q प्लस वेक्टर p, आपको वेक्टर q प्लस वेक्टर p, और फिर ये जो तीसरा साइड है अपोजिट ऑर्डर में, ये तो वेक्टर आ रही। तो यहां पर ऑटोमेटिक ये जो वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल वेक्टर r है, यहां ये ट्रायंगल रूल से आ रहा है। और यहां पर जो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p प्लस q आया था, ये आया था पैरेललोग्राम लॉ से आया था। तो पहली बात जो हम सभी को बिल्कुल समझ लेना है और कभी नहीं बोलना, वो ये कि ये जो पैरेललोग्राम लॉ है वहां पर ट्रायंगल लॉ ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है, ट्रायंगल लॉ का पालन अपने आप हो जाता है, जो कि इससे और इस रिजल्ट से आपको समझ। और अगला पॉइंट देखिए, अगला महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि यहां पर आप ये भी समझ पा रहे हो कि वेक्टर r जो है ये वेक्टर p प्लस वेक्टर q है और वेक्टर r जो है ये वेक्टर q प्लस वेक्टर p भी है। इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाता है और वह क्लियर होता है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। आप देख सकते हो वेक्टर एडिशन जो ये कम्यूटेटिव है, क्योंकि आप ऑर्डर को चेंज भी कर देते हो तो बिल्कुल सेम आता है। दैट मीन आप वेक्टर p प्लस वेक्टर q करो या वेक्टर q प्लस वेक्टर p करो, रिजल्ट तो बिल्कुल सेम आता है। तो दैट मीन वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से बिल्कुल प्रूव हो जाता है। तो पहली बात जो आपको यहां याद रखना है वो ये कि इन पैरेललोग्राम लॉ इन पैरेललोग्राम रूल ट्रायंगल रूल इज फॉलोड, ट्रायंगल रूल का पालन हो जाता है। और दूसरी बात जो आपको याद रखना है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि पैरेललोग्राम लॉ में ट्रायंगल लॉ का पालन ऑटोमेटिक हो रहा है और फिर यहां से ये भी बिल्कुल प्रूव हो जा रहा है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और मैं देखता हूं आपका जवाब क्या है। एक क्वेश्चन देखें आप सभी। इन द डायग्राम गिवन बिलो द करेक्ट रिलेशन इज, तो डायग्राम आपको वहां दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है करेक्ट रिलेशन है। चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको सही रिलेशन को चुनना है। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, चाहे आप ट्रायंगल लॉ से चेक करो,
या पैरेललोग्राम लॉ से चेक करो, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी इक्वल वेक्टर डी बी, तो क्या ऐसा है ए बी प्लस ए डी। आप देखें तो अगर वेक्टर ए बी, ये ए बी आप लेते हो प्लस वेक्टर ए डी लेते हो, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, तो कौन सा डायगोनल होना चाहिए? क्या यह डीबी होगा? कभी भी नहीं, ये वाला डायगोनल होगा, एसी वाला डायगोनल होगा, जो कि ये ऑप्शन में नहीं थी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत साबित होगा। फिर आप देखें वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल वेक्टर डी बी, तो ये रहा ए बी प्लस बी सी इक्वल होना तो चाहिए ए सी, क्योंकि आप ट्रायंगल लॉ को यूज कर सकते हो, ए बी प्लस बी सी तो होना चाहिए ए सी। तो क्या ऐसा दिया हुआ? ऐसा दिया हुआ नहीं, ये भी गलत है। अब आप देखें वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी इक्वल वेक्टर ए सी, तो ये रहा ए बी प्लस ए डी इक्वल ए सी। ओहो, ये तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं और ये जो डायगोनल है दोनों के कोइंसाइडिंग टेल से पास कर रहा है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। और अगर आप कौन मान यही तो ऑप्शन था, तो आप बिल्कुल सही हो। अब मैं आपसे पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करता हूं। पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स का प्रयोग दो से अधिक वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के लिए तो होगा ही, दो से अधिक वेक्टर्स के लिए किया जाता है। जब भी आपको दो से अधिक वेक्टर्स को एक साथ ऐड करना हो तो हम सभी करेंगे क्या? जरा आप इसे देखिए। मान लीजिए कि एक वेक्टर रहा, ये रहा आपको, ये है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये है वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर ये रहा वेक्टर सी। मैं तीन से ही आपको समझाता हूं, समझने में आसानी होगी। तो यदि आप तीन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो रूल बताता है इसमें से आप पहला वेक्टर का ड्रॉ कर लो। तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं, यहां मैं वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेता हूं, ये रहा वेक्टर ए। अब रूल बताता है कि जो दूसरा वेक्टर है उसके इनिशियल पॉइंट को पहला वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर रखेंगे और पैरेलली आप उसे प्लेस कर देंगे। तो ये रहा दूसरा वेक्टर, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल यही बना रहेगा। इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसे पहला के टर्मिनल पॉइंट पर आप रखोगे, तो ये रहा आपका वेक्टर बी। ये वेक्टर बी आपने ड्रॉ कर दिया। फिर कह रहा है कि जो तीसरा वेक्टर होगा उसके इनिशियल पॉइंट को दूसरा वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर रखोगे। लेकिन याद रहे पैरेलली आप उसे ट्रांसलेट करोगे, नॉन पैरेलली ट्रांसलेट करने पर वेक्टर चेंज कर जाता है और वेक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये रहा तीसरा वेक्टर, इसकी रहा ये इनिशियल पॉइंट, और इसे पैरेलली अगर यहाँ ट्रांसलेट कर दिया जाए तो ये वेक्टर सी आपको आ जाएगा, ये होगा वेक्टर सी। अब आप देख सकते हो तो तीनों वेक्टर को आपने सजा लिया। अगर आपको इससे ज्यादा वेक्टर होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 1000 क्यों नहीं होता, आप सभी वेक्टर्स को इसी ऑर्डर में आप सजाओगे। अर्थात पहला वेक्टर के टर्मिनल पर दूसरा का इनिशियल, दूसरा के टर्मिनल पर तीसरा का इनिशियल, तीसरा के टर्मिनल पर चौथा का इनिशियल। इस ऑर्डर में जितने भी वेक्टर्स हैं सभी को आप अरेंज कर दीजिए। तब पहला वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लास्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट सभी का रिजल्टेंट सम। तो इस डायग्राम के अनुसार से ये रहा पहला का इनिशियल और ये रहा लास्ट का टर्मिनल। तो आप अगर इसे मिला दो तो यही हो जाएगा सभी का रिजल्टेंट सम। अगर आप मान लेते हो कि यह वेक्टर आर है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ या पॉलीगन रूल, पॉलीगन लॉ या पॉलीगन रूल आप बोले की बात है। पॉलीगन रूल के अनुसार से ये जो वेक्टर आर है ये इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो फिर मैं एक बार और आपको दोहराता हूं,
दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप पहला वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, दूसरा के इनिशियल को पहला के टर्मिनल पर, तीसरा के इनिशियल को दूसरा के टर्मिनल पर, चौथा के इनिशियल को तीसरा के टर्मिनल पर, और जितने भी वेक्टर्स हैं सबको आप अरेंज कर लीजिए। लास्ट में पहला के इनिशियल से लास्ट के टर्मिनल को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ये रिजल्टेंट सम होगा। जैसे मैं और भी एग्जांपल के द्वारा इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये रहा पहला वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर, ये रहा तीसरा वेक्टर, ये रहा चौथा वेक्टर, ये रहा पांचवा वेक्टर, और इन सभी वेक्टर्स को यदि आप ऐड करते हो तो रिजल्टेंट कौन होगा? पहला का इनिशियल और लास्ट का टर्मिनल, यानी ये जो होगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये वाला। यानी पहला के इनिशियल से लास्ट के टर्मिनल को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वही सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम होता है। ये है पॉलीगन लॉ, और बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और पॉलीगन लॉ में ट्रायंगल लॉ भी बिल्कुल लागू होता है। आप ट्रायंगल बना करके देख सकते हो। चलिए मैं आपको इसे भी दिखाता हूँ बिल्कुल आसानी से। जैसे आप एक ट्रायंगल बना लो, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो पॉलीगन लॉ कह रहा है नहीं, अगर यह पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो पॉलीगन लॉ के अनुसार से ये रहा पहला के टर्मिनल पर दूसरा के इनिशियल आ गया, और फिर दो ही जोड़ रहे हैं तो दो ही अरेंज करेंगे। पहला के इनिशियल से लास्ट के टर्मिनल को मिलाने वाला रिजल्टेंट होता है, तो यहाँ तो बिल्कुल लागू हो रहा है, ट्रायंगल लॉ भी है। तो ट्रायंगल लॉ में भी पॉलीगन लॉ है और पॉलीगन लॉ में भी ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में पॉलीगन लॉ कहना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल वेक्टर ए सी, यहाँ से भी आप कह सकते हो। देखिए यहाँ पॉलीगन रूल जो है ये बिल्कुल लागू हो रहा है। पॉलीगन रूल से चलिए या ट्रायंगल रूल से, अगर ट्रायंगल है तो दोनों तो एक ही रिजल्ट को बता रहे हैं। तो मैंने आज आपको स्पष्ट किया है एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रूल को मैंने आपको स्पष्ट किया है। मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्रेशन, एक भी एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव नहीं किया है कि एडिशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, उस पर मैंने अभी जिक्र नहीं किया है। लेकिन यहाँ से कई सवाल हैं कंप्शन के जिनका जवाब आता है। अगर आप तीनों रूल को अच्छी तरह समझते हो तो एक एक सवाल का जवाब देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चूंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले भाग में और भी सवाल आपसे बनवाना चाहूंगा। मैं आपको और भी सवाल बनाने के लिए सिखाऊंगा, और फिर मैं एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन के एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद तब फिर न्यूमेरिकल पर मैं आ जाऊंगा। तो मैं आज आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।